अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की जो कराची में जारी है। पिछले दिसंबर में लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था और ये कहा गया था कि कराची से तमाम इंक्रोचमेंट्स जो ख़त्म की जाएंगी। आपको मालूम है कि एक बुरा हादसा हुआ था जिसमें जो रेवेन्यू बोर्ड के एहलकार थे उनको मर्डर कर दिया गया था उनका। उसके अलावा भी एक हादसा और ऐसा हो चुका है पास्ट के अंदर कि जब जाते हैं कोई लैंड डिपार्टमेंट से लोग वहाँ पे तो उनको थ्रेट्स मिलती हैं, उनको तंग किया जाता है और फाइनली यहाँ तक भी नौबत पहुँचती है कि उनको मार दिया जाता है। इसके बाद पुलिस, रेंजर्स और जो केडीए के लोग हैं लैंड डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने मिलकर प्रॉपर एक इस पर टीम डेवलप की। रेंजर्स ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, पुलिस भी साथ इन्वॉल्व होगी उस एरिया से, और जो लैंड के लोग हैं केडीए के, वो एंटी एनक्रोचमेंट की जो टीम उनकी है वो वहाँ बनेंगे। उनके असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं वो आए फंड पे, उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया। सुजानी में ऑपरेशन चल रहा था। अब फिर उसके बाद हमने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने गुलिस्तान जौहर के अंदर कराची ब्लॉक A1 जो है कराची यूनिवर्सिटी के अपोजिट का जो एरिया है वहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया। और इस पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आई। ये एरिया काफ़ी अर्से से आबाद था, हम सब वहाँ से गुजरते थे, यूनिवर्सिटी रोड का एरिया। इसके ऊपर तकरीबन कोई 8-10 एकड़ या 15 एकड़ जगह के ऊपर ये पूरी एक सोसाइटी वहाँ पे सोसाइटी की तरह, मतलब सोसाइटी तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन झुग्गियों पे उसको बेस खैमा की पूरी बस्ती बन जाती है। झुग्गियाँ वहाँ पे लग जाती हैं और उसके अंदर लोग वहाँ पे आके ठहरते हैं। पुलिस का ये कहना होता है कि इसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो मेल हजरात हैं, वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, रॉबरी है, मोबाइल स्नैचिंग है, इन सब चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और जो उनकी बाकी फैमिलीज होती हैं, बच्चे हैं या ख़वातीन हैं, वो सब जो है वो बैगर्स हैं, वो सिग्नल्स पे हमें खड़े हुए नजर आते हैं। सो ये पुलिस का स्टेटमेंट उस पर था। जब ये वहाँ पहुँचे ऑपरेशन करने के लिए तो उस पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आई। उनको मारा गया, पत्थर वगैरह लेकर वो लोग आ गए, सड़कों पे रोड पूरी ब्लॉक हो गई, यूनिवर्सिटी रोड की काफ़ी डिस्टर्बेंस रही थी शहर के अंदर। फिर ये भी हुआ कि हमने देखा कि वहाँ पे उन्होंने खुद ही अपनी जो जो उनकी बस्तियाँ थी उसको आग लगा दी। खैर वो फायर ब्रिगेड ने बहुत तेज़ वहाँ पे एक्शन किया जिसकी वजह से बहुत जल्दी उन्होंने आग पे काबू पा लिया। 6-7 लोग ज़ख्मी हुए जो कि एंटी इंक्रोचमेंट सेल से थे जो वहाँ गए थे। उन पे असर हुआ। 2 एमिनिटी प्लॉट्स जो हैं वो खाली करवाए गए और 15 एकड़ लैंड वहाँ से रिकवर करवाई गई। अब आप इस लैंड की अगर कॉस्ट देखें तो ये बिलियंस में है। मतलब ये अगर इस वक्त सुपर हाईवे पर M9 की मैं बात करूं तो एक क्लियर लैंड जो 1 एकड़ की अगर आप ज़मीन कहीं लेने जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये से कम नहीं मिलती। ये हम शहर की बात कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के सामने के एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ शायद 1 एकड़ लैंड जो है वो 1 अरब से भी ऊपर होगी, 1.5 अरब 2 अरब की वो लैंड होगी 1 एकड़ का पीस। तो इतनी महंगी ज़मीन के 15 एकड़ के ऊपर कब्जा करके वो बैठ गए वहाँ पे लोग। और इसके साथ 2 एमिनिटी प्लॉट्स भी, बड़े बड़े एमिनिटी प्लॉट्स होते हैं, उस पर कब्जा हो गया। अब ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये कि चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती, ये पूरा एक सिस्टम है। हम लोग अब तो ये चीज़ें इतनी ओपन हो गई हैं कि इनका जिक्र जो है वो ड्रामों में और फिल्मों में भी हम देखते हैं, हम में भी है और जो हमारे पड़ोसी मुल्क से फिल्में भी आती हैं वहाँ से भी इस तरह की सारी स्टोरीज़ मिलती हैं कि इनके पीछे किस किस किस्म के माफियाज काम करते हैं। क्या क्या माशरे के कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनको बिठाया जाता है, इनको चलाया जाता है। फिर 5 साल, 10 साल, 20 साल का प्लान होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे पूरी गेम को की जाती है। तो ये भी एक अलग धंधा है। तो गंदा है पर धंधा है, ये भी एक धंधा है जो ये बनाया हुआ है लोगों ने। तो खैर जी, ये एक चीज़ है। दूसरा ये कि फिर ये कहा गया कि ये जो लैंड है ये खाली करवा के केडीए ने कहा कि हम ये पीडीएमए को लैंड जो है एलोकेट हो जाएगी। ये इस पर क्लैरिटी मुझ नहीं है अभी तक। मैंने सर्च किया थोड़ा सा इस पर देखूं कि पीडीएमए जो कि आपको पता है कि ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के टाइम पे या उससे पहले ये बनी थी। ये एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी अथॉरिटी जो डेवलप की गई पाकिस्तान के अंदर, जो भी फ्लड्स आते हैं और मुख्तलिफ जो डिज़ास्टर आते हैं उसके लिए वो होगी। अब इनको कराची यूनिवर्सिटी के सामने इतनी बड़ी लैंड जो है वो एलोकेशन होगी, उसका वो क्या इस्तेमाल वहाँ पे होगा, क्या वहाँ एक सरकारी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी या क्या होगा वहाँ पे। सो आवाम का उससे क्या फ़ायदा होगा, ये इस पर थोड़ी अभी क्लैरिटी नहीं है। उसके ऊपर एरियाज़ ये ऐसे हैं कि इनके लिए बहुत अच्छे शहर उस मेन लोकेशन पे बहुत, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की अपनी एक तारीख है, उसका अपना एक बहुत रिच बैकग्राउंड है उस यूनिवर्सिटी का। उसके सामने कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो हम दुनिया के सामने दिखा सकें कि कराची यूनिवर्सिटी के सामने हमने इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे किया है। इस तरह की चीज़ें ऑफकोर्स नहीं होनी चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी वाले खुद बहुत तंग थे इस पूरी ये जो इंक्रोचमेंट हुई थी, इससे बहुत तंग थे वो लोग। अक्सर कंप्लेंट्स आती थी वहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनसे स्नैचिंग्स होती थी। उसके साथ साथ आपको पता है अभी शहर के अंदर लास्ट टाइम एक एनईडी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का जो मर्डर हुआ है जिस पे पूरे शहर में बैनर्स लगे हुए हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिस बंदे ने ये हरकत की थी वो भी वहीं पे जाके फ़रार हुआ है। ऐसी जगहों पे लोग छुप जाते हैं जाके। तो क्योंकि इनका कोई डेटा तो होता नहीं। अब ये कौन है, ये किस शहर से हैं, किस मुल्क से हैं, किस गाँव से हैं, किसी को नहीं पता।
और कोई उनका उनकी कोई कोई ऐसा कोई इदारा नहीं है जो अंदर जाके देख सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो ये एक चीज़ है, लेकिन मैं कुछ अहम पॉइंट्स 4-5 मैं इस पे कहना चाहता हूँ, शायद मेरी जो आवाज़ है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँच जाए या कोई इसको सुन ले। सबसे पहली चीज़ ये कि ऑपरेशन कर लिया, हमने जगह खाली करवा ली, हमने 15 एकड़ ज़मीन खाली कर ली, 2 एमिनिटी प्लॉट ले लिए, ये हमारी जीत नहीं है। हमें ये देखना है कि अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट होगा। हम कोई भी किसी जगह पे कोई भी हरकत होती है, छोटी सी एक्टिविटी होती है, तो उसका असर जो है वो बहुत सी दूसरी जगहों पे उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। अब ये लोग जब यहाँ से हमने उठाए, ये 2000 लोग हों या 10,000 लोग हों, जब ये यहाँ से मूव करेंगे तो ये बिखर जाएंगे पूरे शहर के अंदर। तो यहाँ भी थे और बाकी जगह जाके भी अब वो आबाद होंगे। ऑब्वियसली जो यहाँ पर ये काम कर रहे थे, अगर पुलिस कहती है कि ड्रग्स में थे, क्राइम्स में थे, इन सब चीज़ों में थे और वो फ़कीर थे, तो उन्होंने वो चीज़ें तो ख़त्म नहीं की ना, अपने हमारे माशरे ने उनसे वो चीज़ें ख़त्म करवाई। उनको सिर्फ रीलोकेट कर दिया। वो यहाँ से उठ के अब वो नई तरीके से नई जगहों पे नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे और किसी और जगह जाके वो यही काम करेंगे। या तो कोई ऐसी चीज़ हो कि यहाँ से उठा के हमने उनको कराची स्टेडियम में मुंतकिल कर दिया है टेम्प्रेरी बेसिस पे 3 महीने के लिए, और फिर प्लान किया जाएगा कि यहाँ से अब इनको कहाँ लेकर जाना है। या यहाँ से उठा के हम इनको किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ले गए हैं, किसी रेंजर्स के किसी उसमें हमने एरिया में उनको डाल दिया है, मलिर कैंट में डाल दिया है कि यहाँ से अब देखेंगे आगे क्या करना है। सो हमने सिर्फ उनको भगाया और वहाँ से हमने उनको भगा दिया, वो जगह हमने खाली करवा दी। अब वो कहाँ है, मतलब वो इंसान है ना, वो ज़िंदा है, वो मौजूद है। तो हमें ये देखना है कि अब उनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे माशरे पे। उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए, कि ज़िया-उल हक़ साहब के टाइम के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है कि इस्लामाइजेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिलीजियस टच आ रहा था माशरे के अंदर। और उस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर जो जो रेड लाइट एरियाज़ थे उनको वहाँ से ख़त्म किया गया कि जी यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होती है और ये इस एरिया को ख़त्म करके यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो एक्चुअली आपने क्या किया क्या था, बाद में जब लोगों ने उसके बारे में वजाहत हुई कुछ अर्से बाद, जब वो नंबर सामने आए, तो मालूम हुआ कि आपने उनको वहाँ से उठा के उस एरिया को पूरे शहर पे तकसीम कर दिया, तो लोग वो फैल जाते हैं उसके बाद। तो हमें अब इसी तरह जब ये जो इंक्रोचमेंट्स होती हैं या ये जो कच्ची ये जो लोग इस तरह के बस जाते हैं, रहते हैं, कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली कच्ची आबादी एक्ट भी मौजूद है। इसके ऊपर जो है वो गोठाबाद का पूरा एक सिस्टम इसी पे बेस करके ही गवर्नमेंट ने डेवलप किया था, सूबाई हुकूमतों ने, कि गोठाबाद बनाए जाएंगे, वो टेम्प्रेरी होगा। अब गोठाबाद के ऊपर भी जो है वो लोगों ने ऐसे ऐसे प्लॉट स्कीमें काट के लोगों को बेच दी हैं। तो गोठाबाद की लैंड को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते इस अंदाज से, वहाँ 2-2 4-4 लाख रुपए के प्लॉट बेच के बिक रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं उनके अंदर। हम हमेशा अपने चैनल्स पे लोगों को बताते हैं कि खुदा के वास्ते इस तरह की चीज़ों में ना जाइए, ये चीज़ें नहीं हैं, ये रेगुलराइज नहीं होंगी। कुछ गोट थे जो गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर दिए, किसी वजह से किए, वो टाइम ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ें रेगुलराइज नहीं होंगी, आप किसी भी नए गोट में नहीं जा सकते, वहाँ लैंड परचेज नहीं करें। ये गवर्नमेंट की लैंड है, वो वक्ती तौर पर ऐसे लोगों को आबाद करने के लिए वहाँ पर वो सिस्टम करती है। तो ये इसका इम्पैक्ट देखना है कि माशरे पर क्या इम्पैक्ट आता है इस तरह किसी भी इंक्रोचमेंट को खाली करने का, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट नहीं है कि किसी ने अपने घर की दीवार बड़ी कर ली या उसने थड़ा बाहर निकाल लिया या उसने कमरा एक्स्ट्रा बना लिया उसने, ये तो आप तोड़ देंगे, इसका कोई मसला नहीं, वो गलत कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, इसको जायज़ है। लेकिन जब इस तरह पूरी पूरी हज़ारों की तादाद में हम आबादी को मूव कर देते हैं वहाँ से, तो उससे कोई क्राइम ख़त्म नहीं होते, उससे उनका कोई प्रोफेशन चेंज नहीं हो गया, वो चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी वहाँ पर जो हो रही होती हैं। दूसरी चीज़ जो मेरा एक पॉइंट है वो ये है कि ये जो इसका नफसियाती असर होता है, जो इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है इंसान के जहन के ऊपर, कि जब पुलिस लाठी मार रही हो, जब रेंजर्स सामने खड़ी हुई हो, जब आपको आपकी चारपाई को तोड़ा जा रहा हो, आपके घर को वहाँ से इंक्रोच किया जा ख़त्म कर दिया जाए, एंटी इंक्रोचमेंट हो रही हो वहाँ पे, और आपको लोग नफ़रत की निगाह से देख रहे हों कि आप ये सब, तो आपकी जो शख्सियत है, जो आपका जहन है, उस पर क्या असरात पड़ते होंगे, ये कोई माहिर नफ्सियात बताएं कि क्या किसी को पड़ने वाला थप्पड़ या डंडा वो सारी ज़िंदगी तक भूल सकता है, किसी को दी जाने वाली गाली क्या भूली जा सकती है। तो वो दुश्मन जो हम पैदा करेंगे, वो लोग जो नफ़रत करेंगे इन सब से, इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो उनको छोड़ दिया जाए और ये करने दिया जाए, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता, बट मैं ये कहता हूँ कि कोई किसी सिस्टम के तहत वो चीज़ें ख़त्म की जाएँ, ताकि और फिर उसको बेहतरी लेकर आई जाए, कि ताकि आइंदा के लिए ये चीज़ें ना हों। और दूसरा ये कि उसको किस तरह से उसको ये एहसास दिलाया जाए कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, तो मैं इससे अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। सो ये एक चीज़ है। तीसरा फिर जो इसका इकनॉमिकल इम्पैक्ट मैं देखता हूँ वो ये कि
गुज़िश्ता 15-20 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि चाइना कटिंग्स हो रही हैं, इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, फिर इंक्रोचमेंट्स के ऊपर ड्राइव शुरू हो जाती हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के कितने ज़्यादा एक्शंस थे उस पे, उससे लेके आज तक कोई साल ऐसा नहीं गुजरा कि जब एंटी इंक्रोचमेंट्स ना हो रही हों। नेस्ला टावर टूट गया, फलानी चीज़ टूट गई, फलानी चीज़ टूट गई, हम ये खबरें पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं देख के कि जी एंटी इंक्रोचमेंट्स हो रही है। उस एंटी इंक्रोचमेंट पे जाने के तमाम अखराजात मेरे हैं, मेरी जेब से, मेरे टैक्सेस के पैसों से वहाँ पे पहले वो काम होने दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ मशीनरी पहुँचती है जिसका पेट्रोल लगता है, जिसको टीएडीए को मिलता होगा, जिस वहाँ पे जो मशीनरी के ऊपर बाकी उसकी जो वेयर एंड टियर आती है, जो बाकी चीज़ों के नुकसानात होते हैं, वो सब चीज़ें आवाम की हैं, वो सब चीज़ें हमारी हैं। तो हमारे ही ऊपर एक इकोनॉमिकल उसका जो इम्पैक्ट है वो आता है जब भी इस तरह की कोई एक्शंस हम देखते हैं कि यहाँ हो रहे हैं और वहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है और सब कुछ हो रहा है, वहाँ कितने सिग्नल टूटेंगे, कितनी लाइट्स टूटेंगी, गाड़ियों पे पथराव होगा, क्या कुछ होगा। तो और वहाँ पे जितने भी आपकी रेंजर्स डिप्लॉय होगी, पुलिस जाएगी, वो कहाँ से क्या ड्यूटी छोड़ के वहाँ पे फोर्स जाएगी पूरी करने के लिए। तो ये एक कॉस्ट है जो कि हमें और आप सबको बियर करनी होती है इसकी कॉस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब तक हम सिस्टम ठीक नहीं करते तो ये क्यों होता है और ये हो क्यों रहा है सिस्टम, हम क्यों ठीक नहीं कर रहे। हम रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज नहीं कर रहे, हमारी डिमार्केशंस ओल्ड हो चुकी हैं, डिपार्टमेंट्स के पास खुद शायद उस हद तक रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं हैं। अदलिया में बहुत से केसेस पड़े हुए हैं, इंसाफ मिलता नहीं है। आपको लैंड के मामलात के ऊपर इतनी ज़्यादा मुबहम चीज़ें हैं कि आपको मतलब खौफ आता है, आपको आपको गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब तक हम इसको डिजिटलाइज नहीं करते, रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर मैपिंग की शक्ल में लेकर नहीं आते, उसकी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस हर आदमी तक नहीं होती, तब तक तो किसी को ये भी नहीं पता कि ये ज़मीन किसकी, रेलवे की ज़मीन पड़ी हुई है, फॉरेस्ट की लैंड पड़ी हुई है, किसकी लैंड है, एनएचए की लैंड कितनी है। और फिर ये इदारे, अगर ये लैंड इनकी है और ये वाफर है और ये फालतू पड़ी हुई है तो उसकी सर्विलेंस क्यों नहीं हो रही, उसको उसको प्रॉपर मॉनिटर क्यों नहीं किया जा रहा। वहाँ पे आके कोई कैसे बैठ जाता है, कैसे वहाँ पे 5 साल 10 साल गुजार जाता है और फिर आप मेरे पैसे से, हमारे अवाम के टैक्सेस के पैसे से जाके वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स पे, ऑपरेशंस पे, उस पर हिस्सा लेते हैं। सो इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स मैं समझता हूँ बनने चाहिए। ये कोई शॉर्ट टर्म मामला नहीं है। हमने मतलब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह माफ़ करे ये सूरत हाल हो गई कि ये कहा जाता है कि जितनी पाकिस्तान की ओवरऑल जितनी इस वक्त यहाँ पे फ़कीरों की, बैगर्स की तादाद हो गई है, इतनी श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन है। सो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर इस तरह के लोग हमने पैदा कर दिए हैं जो बैठ के खाते हैं, जिन्हें शायद सिर्फ भीख पे चलना है, जिनको वेलफेयर के थ्रू हम चला रहे होते हैं। उनके लिए हमने नौकरियां ख़त्म कर दी, जॉब ख़त्म कर दी, प्रोफेशन कोई नहीं पीछे है उनके लिए, एजुकेशन हम दे नहीं पा रहे उस तबके को, कोई शऊर नहीं है वहाँ पे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, इसमें मजहबी जो तबका है उसे अपना पार्ट प्ले करना है। एटलीस्ट ये लोग सारे इंसान जैसा भी हो, वो जुमे की नमाज में मस्जिद में या अपने चर्च में जहाँ भी उसने इबादत करनी है वहाँ जाकर वो बैठता है उनके सामने। और दुनिया का हर मज़हब यही चीज़ सिखाता है कि अपने हाथ से कमाओ, मेहनत करो, लोगों के लिए अच्छा करो। तो यही चीज़ें उलमा इकराम भी अगर ये चीज़ें बताएं, मसाजिद में उसके बारे में बताएं, इसको डिस्करेज करें ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो, लॉन्ग टर्म प्लान इस पर किए जाएँ। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब कराची यूनिवर्सिटी मौजूद है। कराची यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की वन ऑफ द एक अच्छी रिमार्केबल यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है कराची यूनिवर्सिटी का। तो एटलीस्ट वहाँ के जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो सिविक्स के प्रोफेसर हैं, इकनॉमिक्स के प्रोफेसर्स हैं, क्या वो कोई थिंक टैंक ऐसा डेवलप नहीं कर सकते कि कराची के ऊपर मैंने कुछ रिसर्च पढ़ी, आरिफ हसन साहब की बुक्स हैं ये, और हम पढ़ते रहते हैं चीज़ें इस तरह की। लेकिन ये जो प्रोफेसर हज़रात हैं वो इस चीज़ से रोज़ गुजर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन और थ्योरीज उनके पास मौजूद हैं कि माशरे को किस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाता है, इंसान को किस तरह से एक नई सोच उसको दी जा सकती है, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं हम। ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी थिंक टैंक बना के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स बैठें और इसके ऊपर इस शहर को बचाएं, इस शहर को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ, यहाँ लोगों को जीना सिखाएं। लोगों को जो है वो जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो इदारे ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जो वहाँ बैठे हुए लोग भी एक उस अंदाज से काम कर रहे हैं कि वो मतलब हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं सरकारी दफ्तरों से कि जी मैं तो तनख्वाह लेता हूँ सिर्फ ऑफिस आने की और मैं तो काम करने के पैसे लेता हूँ। तो ये जुमले बड़े कॉमन सेंटेंसेस हैं, आप वहाँ सुनते हैं जाके स्टेटमेंट्स इस तरह के। तो ये माशरा पूरे का पूरा जो है वो करप्ट हो चुका है। अब इसके अंदर ये इंक्रोचमेंट्स होना, फिर इंक्रोचमेंट्स पे आंखें बंद हो जाना, फिर उसके बाद उसके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट्स की ड्राइव चलना, और फिर सबसे बड़ी बात ये
कि वो जो कहा है ना, हमारे पैगंबर ने भी कहा है कि माशरे तबाह तब होते हैं जब ताकतवर को आप छोड़ते हैं और कमज़ोर को आप पकड़ते हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी एक्शन लिए बड़े इदारों के ख़िलाफ़, जिनके में शारा फैसल पे कुछ आपको पता है कि कॉलेज का सीन, उसका शॉपिंग मॉल का सीन सामने आया, हमें पता है कि राशिद नास रोड के ऊपर ये जो आपका सिनेमा और ये जो मैकडोनल्ड के एरियाज़ थे, अस्करी फोर के एरियाज़ थे, यहाँ पे कुछ सीन सामने आए। तो इस पर क्लियर जो स्टेटमेंट्स चली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद सबकी आंखें बंद, उसके बाद सबकी ज़ुबानें बंद, उस पर कोई शख्स कोई बात नहीं करता। कभी वहाँ पे एक स्टिकर लग गया कि अब ये शॉपिंग मॉल नहीं है, अब ये कॉलेज बन गया है, फिर वो भी वहाँ से गायब हो गया। सो कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। आप भले कोई आलिम दीन हैं या बेकाम शख्स हैं, आप प्रोफेसर हैं या आप अनपढ़ हैं, आप पैसे वाले हैं या आपके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, आप जो भी हैं, लॉ आपके लिए एक होना चाहिए, कानून आपके लिए एक होना चाहिए। यही हमारा दीन हमें बताता है, यही हमारा आइन हमें बताता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।